ये एक बहुत पुरानी बात है। किसी जगह पर एक आदमी रहता था। वो न तो बहुत अमीर था और न ही बहुत गरीब। उसके 3 जवान बेटे थे। तीनों ही बहुत सुंदर और गंभीर स्वभाव के थे। वे पढ़ लिख गए थे और बहुत ही समझदार और बुद्धिमान थे। वे हमेशा अच्छे लोगों की संगति में बैठते और बुरे लोगों से दूर रहते थे। सबसे बड़े भाई नसर की उम्र 21 साल थी। मंझले भाई नौरोज की 18 साल और सबसे छोटे भाई नादिर की उम्र 16 साल थी। एक दिन उनके पिता ने तीनों को अपने पास बुलाया और बहुत प्यार जताने के बाद कहा, मेरे प्यारे बेटों, मेरे मरने के बाद तुम्हारे पास जो संपत्ति बचेगी वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। मैं तुम्हारे लिए जितना कर सकता था मैंने किया। अब तुम मुझसे और ज्यादा की उम्मीद मत रखना। मैंने तुम्हें 3 गुण दिए हैं। पहला ये कि तुम सबको स्वस्थ और शक्तिशाली बनाया। दूसरा ये कि तुम्हें हथियार चलाना सिखाया जिससे तुम कुशल सैनिक बन गए। और तीसरा ये कि कभी किसी से डरना नहीं चाहिए जिससे तुम बहादुर बन गए। अब मैं तुम्हें 3 नसीहतें देता हूँ। इन्हें ध्यान से सुनो और हमेशा याद रखो। हमेशा ईमानदार बने रहना, इससे तुम परेशानियों से दूर रहोगे। मेहनत से जीना सीखो तो आराम और सुख पाओगे। और स्वाभिमान के साथ जीना ताकि तुम्हें कभी शर्मिंदा न होना पड़े। बाकी सबकी चिंता तुम खुद करो। मैंने तुम्हारे लिए 3 घोड़े तैयार किए हैं, काले, भूरे और मिट्टी के रंग के। तुम्हारे थैलों में 1 हफ्ते के लिए पर्याप्त भोजन भर दिया है। अब तुम सफर पर निकल जाओ। दुनिया घूमो फिरो। जब तक दुनिया नहीं देखोगे तब तक तुम अनुभवी इंसान नहीं बन पाओगे। जाओ और अपनी किस्मत आजमाओ। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो मेरे बेटों। पिता इतना कहकर वहां से चले गए। तीनों भाई सफर की तैयारी करने लगे और अगले दिन सूरज निकलते ही वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे दिन भर चलते रहे और अपने घर से बहुत दूर निकल गए। शाम हुई तो वे आराम करने के लिए एक जगह रुके। वे घोड़ों से उतरे, खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। वो जगह बहुत सुनसान और वीरान थी। तीनों भाइयों ने सोचा कि यहाँ हम तीनों का एक साथ सोना ठीक नहीं होगा। उन्होंने फैसला किया कि वे रात को 3 हिस्सों में बांट लेंगे और एक एक करके पहरा देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। सबसे पहले बड़ा भाई नसर पहरा देने लगा और बाकी दोनों लेटकर सो गए। नसर काफी देर तक तलवार से खेलते हुए अपने भाइयों की रखवाली करता रहा। चांदनी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा था और सारा माहौल नींद के आगोश में था। अचानक एक शोर हुआ और नसर तलवार थाम कर सतर्क हो गया। जहां वे तीनों रुके थे वहां पास ही एक जंगल था और उस जंगल की एक गुफा में एक शेर रहता था। इंसान की गंध पाकर शेर गुफा से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ गया। नसर ने जब शेर को देखा तो वो न तो डरा और न ही घबराया। उसे पूरा यकीन था कि वो शेर का मुकाबला कर लेगा, लेकिन उसे अपने भाइयों की नींद की चिंता थी। वो एक तरफ दौड़ा और शेर उसके पीछे भागा। थोड़ी दूर जाकर नसर ने पीछे मुड़कर शेर के पंजे पर तलवार से वार किया। जख्मी शेर दहाड़ता हुआ उस पर झपटा। नसर पीछे हट गया और अपनी तलवार से शेर के दूसरे पंजे पर जोरदार हमला किया। शेर ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत बटोरी और उस बहादुर जवान पर टूट पड़ा। लेकिन नसर ने उसे फिर चकमा दे दिया और इस बार उसने पूरी ताकत से शेर के सिर पर तलवार मारी। शेर वहीं गिर पड़ा और तुरंत उसकी मौत हो गई। नसर ने शेर की खाल का एक टुकड़ा काट लिया और उसे अपने कुर्ते के अंदर कमर से बांध लिया। इसके बाद वो अपने भाइयों के पास आकर चुपचाप ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। थोड़ी देर बाद नसर के पहरे का समय समाप्त हो गया। वो सोने चला गया और फिर नौरोज पहरा देने लगा। उसका पहरा बिना किसी घटना के बीत गया। उसके बाद तीसरे भाई नादिर की बारी आई। उसकी बारी में भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई और पूरी रात इसी तरह गुजर गई। सुबह हुई तो वे तीनों भाई अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे चल पड़े। वे पूरा दिन चलते रहे और एक लंबा सफर तय किया। सूरज डूबने तक वे एक बहुत बड़े पहाड़ के सामने पहुंचे। उस पहाड़ की तलहटी में एक विशाल पेड़ उगा हुआ था।
जिसके नीचे एक झरना बह रहा था। भाइयों ने उसी झरने के पास रात बिताने का फैसला किया। उस झरने के पास ही एक गुफा थी, जिसके अंदर सांपों का राजा अजदर सुल्तान, अजगरों का राजा रहता था। लेकिन उन तीनों भाइयों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने अपने घोड़ों को पानी पिलाया, पेड़ से बांधकर उन्हें साफ किया और उनके आगे चारा डालकर खुद खाना खाने बैठ गए। जब उन्होंने खाना खा लिया तो उन्होंने फैसला किया कि पिछली रात की तरह वे तीनों बारी बारी से पहरा देंगे। पिछली रात की तरह ही दोनों छोटे भाई लेटकर सो गए और बड़ा भाई पहरा देने लगा। उसकी पहरेदारी के दौरान कोई खास बात नहीं हुई। अब दूसरे भाई नौरोज की पहरा देने की बारी थी। चांदनी रात थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस गुफा के अंदर से वही विशाल अजगर निकला। वो अपना बड़ा सा फन उठाए और फुंकारे मारता हुआ झरने की तरफ बढ़ा। लेकिन नौरोज जरा भी नहीं डरा। इस ख्याल से कि कहीं उसके भाइयों की नींद में खलल न पड़े, वो एक खुले मैदान की तरफ दौड़ा। अजगर ने जब इंसान की गंध पाई तो उसने उसका पीछा किया। थोड़ी दूर जाकर नौरोज रुक गया और अपनी तलवार निकालकर उस नाग की दुम पर वार किया। सांप चोट खाकर जमीन पर लौटने लगा। उस बहादुर ने दूसरा वार उसकी पीठ पर किया और तीसरे वार में सांप वही ढेर हो गया। नौरोज ने उसकी खाल की एक लंबी पट्टी काट ली और उसे अपने कुर्ते के अंदर कमर से बांध लिया। फिर वापस आकर अपनी जगह पर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। थोड़ी देर में उसके पहरे का समय खत्म हो गया और फिर नादिर की बारी आई। उसकी पहरेदारी भी खैरियत से गुजर गई। सुबह होते ही तीनों भाई घोड़ों पर सवार हुए और अगला दिन भी वे दिन भर चलते रहे। वे आगे बढ़ते रहे और सफर जारी रखा। पहाड़ों से गुजरते हुए वे एक टीले तक जा पहुंचे। वहीं रात बिताने का इरादा करके वे रुक गए, क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए थे और रात काफी अंधेरी थी। इसलिए उन्होंने आग जला ली और बैठकर खाना खाने लगे। हमेशा की तरह दोनों छोटे भाई लेटकर सो गए और बड़ा भाई पहरा देने लगा। उसके बाद मंझले भाई की बारी आई। फिर वह भी लेटकर सो गया और छोटा भाई नादिर पहरा देने लगा। पहले छोटा भाई नादिर काफी देर तक बैठकर पहरा देता रहा। चारों तरफ घना अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए नादिर आंखें बंद किए और कान खोले बैठा रहा। कभी कभी वो आंखें खोलकर इधर उधर देखता और फिर आंखें बंद कर लेता। एक बार उसने आंख खोलकर देखा कि आग बुझ गई है। उसने सोचा कि आग फिर से जलानी चाहिए। ये सोचकर वो उस टीले पर चढ़ गया और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा कि शायद कहीं जलती हुई आग नजर आ जाए। अचानक उसे दूर कहीं एक दिया टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। वह टीले से नीचे उतरा और घोड़े पर सवार होकर उस तरफ चल पड़ा। काफी देर चलने के बाद वह एक अकेले सुनसान मकान के पास जा पहुंचा। वो घोड़े से उतरा और दबे पांव, पंजों के बल चलता हुआ मकान के करीब जाकर खड़ा हो गया। वो खिड़की से अंदर झांकने लगा। अंदर रोशनी थी और मकान के बीचों बीच चूल्हे पर खाना पक रहा था। उसके चारों तरफ लगभग 20 आदमी बैठे हुए थे। उनके चेहरे डरावने थे और आंखें फटी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई साजिश रच रहे हों। वे चोर डाकू मालूम पड़ते थे। नादिर ने मन ही मन सोचा, अगर मैं इन्हें यूं ही छोड़कर चला गया तो ये एक अच्छे इंसान के लिए शोभा नहीं देगा। चलो होशियारी से काम लेता हूं। ऐसा करता हूं कि इनके बीच रहकर इनकी चाल ढाल समझता हूं और कुछ ऐसा करता हूं कि इन्हें मुझ पर भरोसा हो जाए। फिर मौका पाकर अपना काम दिखा दूंगा। वो दरवाजा खोलकर मकान के अंदर दाखिल हो गया। एक अजनबी आदमी को अंदर आता देख सभी डाकू अचानक चौंक गए और अपने हथियार संभाल लिए। नादिर ने डाकुओं के सरदार को संबोधित करते हुए कहा, हुजूर, मैं आपका एक छोटा सा गुलाम हूं। मैं बहुत दूर एक शहर से आया हूं। अब तक मैं छोटे मोटे काम चोरी चकारी करता रहा हूं, लेकिन मेरा इरादा था कि मैं किसी बड़े गिरोह में शामिल हो जाऊं।
अब अचानक मुझे आपका पता चल गया और मैं यहाँ आ गया। अब आप ही का सहारा है, कृपया मुझे अपने साथ शामिल कर लीजिए। हुजूर, मेरी उम्र पर मत जाइए। मुझ में बहुत से हुनर हैं। मुझे सुरंग खोदना, जासूसी करना और इधर उधर की खबरें लाना सब आता है। मैं आपके बहुत काम आऊंगा। नादिर ने ऐसी चाल चली कि डाकुओं के सरदार को उस पर यकीन हो गया। सरदार ने नादिर से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गए। आओ, यहाँ बैठ जाओ। नादिर आगे बढ़ा, झुककर सलाम किया और उनके पास बैठ गया। खाना पककर तैयार हुआ और सबने खाना खाया। उस रात उन लोगों ने बादशाह के महल में डाका डालने की योजना बना रखी थी। खाना खाने के बाद वे सब घोड़ों पर सवार हुए और रवाना हो गए। नादिर भी उनके साथ ही था। थोड़ी ही देर में वे बादशाह के बाग के पास पहुंच गए। वे सलाह करने लगे कि अंदर कैसे घुसा जाए। आखिर में उन्होंने फैसला किया कि सबसे पहले नादिर दीवार फांदकर अंदर जाएगा और ये पता लगाएगा कि पहरेदार सो रहे हैं या जाग रहे हैं। अगर वे सो रहे होंगे तो फिर एक एक करके सारे डाकू बाग में उतरेंगे और एक साथ महल में घुस जाएंगे। डाकुओं की मदद से नादिर ने दीवार फांदी और फिर बाग में इधर-उधर घूमकर देखा तो उसे पता चला कि सभी पहरेदार गहरी नींद में सो रहे हैं। बाग के बीचों बीच दो बड़े पहियों वाली एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। नादिर उसे खींचता हुआ लाया और दीवार के पास खड़ा कर दिया। फिर उसने डाकुओं को इशारा किया कि बहुत अच्छा मौका है। इसके बाद एक एक करके सारे डाकू दीवार फांदने लगे। जैसे ही पहले डाकू ने दीवार पर चढ़कर अपना सिर नीचे की तरफ झुकाया, नादिर ने उसकी गर्दन पर तलवार मार दी। उसका सिर कटकर बाग में गिर गया। नादिर ने उसके शव को खींचकर एक तरफ कर दिया। बाकी सभी डाकुओं का भी यही अंजाम हुआ। जेमिनी सेड, फिर नादिर होशियारी के साथ महल की ओर बढ़ा। वह एक बड़े से हॉल, सभागार के सामने पहुंचा। वहां भी 3 बड़े दरवाजे थे और कुछ लड़कियां पहरा दे रही थी, लेकिन वे सब भी आराम से सो रही थी। नादिर एक दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि वो बहुत ही सजादजा कमरा था। कीमती पर्दे लटके हुए थे और कमरे के बीच में एक सुंदर से पलंग पर एक बहुत ही खूबसूरत जवान लड़की सो रही थी। नादिर धीरे से उसके पास पहुंचा और उसके हाथ से सोने की अंगूठी उतारकर अपनी जेब में डाली। फिर वह दबे पांव वहां से निकलकर दूसरे हॉल में पहुंचा। उसने मन ही मन सोचा, अब चलो दूसरे कमरे को देख लिया जाए। ये सोचकर वह दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। यह कमरा पहले कमरे से भी ज्यादा सुंदर और सजा हुआ था। हर तरफ कीमती पर्दे लटके थे। वहां भी कमरे के बीचों बीच एक चांदी के पलंग पर एक बहुत ही रूपोती लड़की सो रही थी और उसके पलंग के पास कुछ दासियां, कनीजें गहरी नींद में डूबी हुई थी। नादिर ने धीरे से आगे बढ़कर उसकी उंगली से भी अंगूठी निकाल ली और वापस हो गया। अब वो तीसरे कमरे की तरफ बढ़ा। तीसरा कमरा पहले 2 कमरों से भी ज्यादा भव्य और शानदार था। उस कमरे में भी एक पलंग पर एक अत्यंत सुंदर जवान लड़की सो रही थी। ये लड़की पहली दोनों लड़कियों से भी ज्यादा हसीन थी। नादिर ने चुपके से उसके बाएं कान की बाली उतार ली। फिर वह वहां से निकलकर बाग में पहुंचा और दीवार फांदकर महल से बाहर आ गया। वो अपने घोड़े पर सवार होकर वापस अपने ठिकाने अड्डे की ओर लौट गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसके दोनों भाई अभी भी आराम से सो रहे थे। नादिर वहीं बैठ गया और अपनी तलवार से खेलने लगा। सुबह हुई तो तीनों भाई नाश्ता करने बैठे। उसके बाद वे फिर अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे के सफर पर निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक शहर पहुंचे। वहां वे एक सराय में ठहरे। उन्होंने अपने घोड़ों को एक छप्पर के नीचे बांध दिया और तीनों चायखाने की तरफ चले गए। वहां चाय पीते हुए वे आराम करने लगे। इतने में सड़क पर एक भिंडोरची मुनादी करने वाला आया और ऊंची आवाज में कहने लगा, ऐ लोगों, कान खोलकर सुन लो। आज रात बादशाह के महल में एक अजीब घटना हुई है। महल के बाग में किसी ने 20 डाकुओं के सिर कलम कर दिए हैं और राजकुमारियों की सोने की एक एक चीज गायब हो गई है।
इसलिए बादशाह का ऐलान है कि शहर के सभी निवासी, चाहे छोटे हों या बड़े, इस रहस्य का पता लगाने में मदद करें, ताकि ये जाना जा सके कि वो बहादुर कौन है जिसने ये कारनामा किया है। अगर शहर में कोई भी अजनबी मुसाफिर हो तो उसे महल भेज दिया जाए। ये सुनकर सराय के मालिक ने तीनों भाइयों से तुरंत महल पहुंचने को कहा। तीनों भाई उठे और बादशाह के महल की ओर चल दिए। बादशाह को सूचना दी गई कि 3 अजनबी आए हैं। बादशाह ने आदेश दिया कि उन तीनों को अलग अलग कमरों में ठहराया जाए। फिर उन्होंने अपने वजीर से कहा कि तुम इनसे सच उगलवाओ। वजीर ने सलाह दी, अगर इनसे सीधे तरीके से पूछा गया तो मुमकिन है कि ये कुछ न बताए। बेहतर होगा कि इन्हें, जब ये साथ हो, अकेला छोड़ दिया जाए और छिपकर इनकी बातें सुनी जाए। चुनाचे ऐसा ही किया गया। तीनों भाइयों के सामने दस्तरखान सजा दिया गया और उस पर तरह तरह के पकवान परोस दिए गए। पास के कमरे में बादशाह और वजीर कान लगाकर बैठ गए। नसर ने कहा, हमें एक कम उम्र की भेड़ का मांस दिया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस भेड़ को किसी कुतिया ने दूध पिलाया था। हाँ, आपकी बात सही है, नौरोज ने कहा। बादशाह लोग कुत्ते का मांस खाने से भी परहेज नहीं करते। मुझे तो इस बात पर हैरानी हो रही है कि अंगूर के इस मुरब्बे से इंसान की गंध, बू क्यों आ रही है। नादिर ने भी मुरब्बा चखा और कहा, हाँ सच है, बादशाह सब खूंखार होते हैं। मुरब्बे में इंसान का खून मिला हो तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन मैं एक और बात पर हैरान हूं। तश्तरी प्लेट में जिस तरह से रोटियां सजाई गई हैं, वो कोई माहिर नानबाई, रोटी बनाने वाला ही कर सकता है। हाँ, ऐसा ही होगा, नसर ने कहा। हमें महल में इसलिए बुलाया गया है ताकि यहाँ हुई घटना का रहस्य हमसे जाना जा सके। हमसे पूछताछ भी होगी। हम उन्हें क्या जवाब देंगे? हमें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, नौरोज ने कहा। हम उन्हें सब कुछ सच बता देंगे। अब बेहतर यही है कि इन 3 दिनों के सफर में हम पर जो कुछ भी गुजरा, हम तीनों एक दूसरे को सुनाएं। सबने अपना अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। सबसे पहले नसर ने अपनी आपबीती सुनाई कि उसने कैसे शेर का मुकाबला किया और उसे मार डाला। सबूत के तौर पर उसने शेर की खाल का वो टुकड़ा भाइयों को दिखाया जो उसने काट कर रखा था। फिर नौरोज ने अपना किस्सा सुनाया और सांप की खाल का वो लंबा पट्टा दिखाया जो उसने अपनी कमर से बांध रखा था। अब नादिर की बारी आई। उसने तीसरी रात की पूरी घटना सुनाई और जेब से वे सारी चीजें, अंगूठियां और बाली निकाल कर दिखाई जो वो महल से ले गया था। अब बादशाह और वजीर के सामने सारा रहस्य खुल गया, लेकिन उन्हें उन बातों का मतलब समझ नहीं आया जो भाइयों ने मांस और मुरब्बे के बारे में की थी। अगले दिन बादशाह ने सबसे पहले उस चरवाहे को बुलवाया और पूछा, सच सच बता, कल तूने जो भेड़ भेजी थी, क्या उसे किसी कुतिया ने दूध पिलाया था? जहांपना, अगर आप मेरी जान बख्श दे तो मैं सच बताऊंगा, चरवाहा बोला। बादशाह ने कहा, तेरी जान बख्श दी, अब सच बोल। चरवाहा बोला, सर्दियों में मेरी बकरी ने एक मेमना दिया था, लेकिन बकरी मर गई। मुझे मेमने पर तरस आया और मैंने उसे एक कुतिया के पास छोड़ दिया। उसी कुतिया ने अपना दूध पिलाकर उसे बड़ा किया। कल मैंने उसी को काटकर उसका मांस आपके लिए भेजा था, क्योंकि मेरे पास वही एक भेड़ बची थी। बाकी तो आपके नौकर पहले ही ले जा चुके थे। इसके बाद बादशाह ने माली को बुलाया और रौब से पूछा, सच बता, क्या इस अंगूर के मुरब्बे में इंसान का खून मिला था? हुजूर, एक घटना हुई थी, अगर जान की अमान पाऊं तो बयान करूं। बादशाह ने कहा, जा, बख्श दी तेरी जान। बता क्या हुआ था? माली बोला, पिछले साल मैंने आपके लिए कुछ खास अंगूरों की बेल बचा रखी थी। न जाने कौन रात में अंगूर चुरा ले जाता था। मैं बेल के नीचे छिपकर चोर का इंतजार करने लगा। एक रात एक आदमी आता दिखा। मैंने जोर से उसके सिर पर डंडा मार दिया और वो वहीं मर गया। मैंने वहीं बेल के नीचे गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया।
अगले साल उस बेल पर इतने अंगूर लगे कि पत्तों से ज्यादा गुच्छे थे, लेकिन स्वाद थोड़ा बदला हुआ था। इसलिए मैंने वे अंगूर आपको न भेजकर उनका मुरब्बा बनवा लिया। इस तरह दोनों भाइयों की बातें सच साबित हुई। रही तीसरी बात रोटियों की, तो वह भी सच निकली, क्योंकि वे रोटियां खुद बादशाह ने रखी थी और उनका पिता वाकई एक नानबाई था। बादशाह तीनों भाइयों के कमरे में गया और उन्हें सलाम करने के बाद कहा, तुमने जो कुछ कहा वो सच निकला। इस वजह से तुम लोग मुझे और भी पसंद आ गए हो। मेरे अजीज मेहमानों, मेरी आपसे एक गुजारिश है, बताइए। तीनों भाइयों ने कहा। बादशाह ने कहा, मेरी 3 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है, तुम यहीं रुक जाओ। मैं अपनी बेटियों की शादी तुमसे कर दूंगा, पूरे शहर की दावत करूंगा और 40 दिनों तक सबको पुलाव खिलाऊंगा। नसर ने जवाब दिया, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम न तो किसी राजा की औलाद हैं और न ही हमारे बाप दादा अमीर थे। बादशाह ने कहा, माना मैं बादशाह हूं, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेहनत से पालकर बहादुर बनाया है और ये गर्व की बात है। क्या तुम्हारा पिता मुझसे कम है? हकीकत में वो मुझसे भी ज्यादा अमीर है। बादशाह की बहुत मिन्नतें करने पर तीनों भाई मान गए। बड़ी धूमधाम से तीनों बेटियों की शादी उन भाइयों से कर दी गई और 40 दिनों तक जश्न मना। वे महल में रहने लगे। बादशाह को अपने दामादों से बहुत प्यार था, खासकर सबसे छोटे भाई नादिर से। एक दिन बादशाह अपने बाग में एक नाले के पास सो रहा था। नादिर पास ही बैठा था। अचानक नाले से एक जहरीला सांप निकला। जैसे ही वह बादशाह को काटने वाला था, नादिर ने तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। नादिर अभी तलवार म्यान में डाल ही रहा था कि बादशाह की आंख खुल गई। नादिर को हाथ में तलवार लिए देख बादशाह को शक हुआ। उसने सोचा, ये लड़का लालची हो गया है और मुझे मारकर खुद राजा बनना चाहता है। बादशाह वजीर के पास गया और सब बताया। वजीर तो पहले ही उनसे जलता था। उसे मौका मिल गया और उसने बादशाह के कान भरे। बादशाह ने गुस्से में आकर नादिर को जेल में डाल दिया। नादिर की पत्नी राजकुमारी बहुत दुखी हुई और रो रो कर बुरा हाल कर लिया। उसने अपने पिता से नादिर को रिहा करने की भीख मांगी। बादशाह ने नादिर को दरबार में बुलवाया। बादशाह ने कहा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने धोखेबाज निकलोगे। इसके जवाब में नादिर ने बादशाह को एक तोते का किस्सा सुनाया, जिससे ये सबक मिलता है कि बिना सोचे समझे किया गया फैसला गलत होता है। किस्सा खत्म करने के बाद नादिर ने कहा, अब मैं आपको वो सच दिखाता हूँ जो बाग में हुआ था। नादिर बाग गया और सांप के वे 2 टुकड़े उठा लाया। ये देखकर बादशाह को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने नादिर से माफी मांगी। नादिर ने कहा, हुजूर, अब हमें इजाजत दीजिए। हम तीनों भाई अपने देश वापस जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि बादशाहों के साथ नेकी और शांति से रहना मुश्किल है। बादशाह ने बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन भाई नहीं माने। उन्होंने कहा, हम यहाँ दरबारी बनकर नहीं रह सकते, हम अपनी मेहनत के बल पर जिएंगे। बादशाह ने कहा, लेकिन मेरी बेटियां तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। ये सुनते ही तीनों राजकुमारियां एक साथ बोल उठी, नहीं, हम अपने पतियों से अलग नहीं होंगी। बादशाह हक्का बक्का रह गया और उसे सबको जाने की इजाजत देनी पड़ी। तीनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर अपने घर लौट आए और अपनी मेहनत की कमाई से सुख और शांति से जीवन बिताने लगे।